डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है हमारा जी चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक नंबर 8 जो कि है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने रीड किया था कि जब गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं उससे पहले हमने कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, तो आप काइंडली इसको विजिट कर लीजिएगा। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। गॉसेस लॉ की पहली एप्लीकेशन है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड होलो चार्ज स्फीयर। जैसे मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड होलो चार्ज स्फीयर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्फीयर लेना पड़ेगा, ठीक है, जिसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड करना है और उसको अंदर से खाली रखना है। तो हमने एक चार्ज स्फीयर ले लिया, ठीक है, वो अंदर से खाली है, होलो है। होलो का क्या मतलब होता है कि वो अंदर से उसके अंदर कोई चीज़ प्लेस नहीं की हुई, वो अंदर से बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है। जैसे आप बॉल ले लें, ठीक है, जो टेनिस बॉल होती है, टेनिस बॉल को आप कट करें तो अंदर से वो बिल्कुल खाली होती है, उसके अंदर कैविटी होती है। तो सेम उसी तरह से हमने एक स्फीयर लेना है। स्फीयर के ऊपर जो है वो हमने चार्ज स्प्रेड कर देना है। अंदर जो है वो बिल्कुल खाली होगा, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, कोई और मटेरियल नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो कंसिडर कर लेते हैं एक पॉजिटिवली चार्ज होलो स्फीयर जिसका रेडियस क्या है जी, कैपिटल R, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इनसाइड द स्फीयर, यानी कि इस स्फीयर के अंदर वाले हिस्से पे चेक करना है हमने कि आया कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मौजूद है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो मौजूद नहीं है। तो इसको कैलकुलेट करने से पहले हम बिल्कुल सेम कल वाले प्रोसेस के मुताबिक स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1 चेक करेंगे, फिर 2, फिर 3 एंड फाइनली स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 1 क्या है जी, सबसे पहले क्या करना होता है, हमने एक गाइयन सरफेस लेनी होती है जो हमारे कैलकुलेशन में सूटेबल हो। तो इस केस में हम जो गाइयन सरफेस लेंगे वो हम स्फीयर के तौर पे लेंगे और उसको हमने ड्रॉ करना है इस चार्ज स्फीयर के अंदर वाली साइड पे। तो यहाँ पे देखिए हमने एक गाइयन सरफेस जो है उसको ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ से हमने रेडियस के तौर पे इसको शो भी कर लिया कि इस गाइयन सरफेस का जो रेडियस है वो R प्राइम है, और हम यहाँ से देख भी सकते हैं कि जो R प्राइम है वो इस R से छोटा है। मैथमेटिकली भी देख लिया कि रेडियस छोटा है, और थ्योरेटिकली भी हमने बता दिया कि ये जो हमने गाइयन सरफेस ली है वो चार्ज होलो स्फीयर के इनसाइड ली है। तो स्टेप वन जो है हमारा कैलकुलेट हो गया जी, कंप्लीट कर लिया हमने। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं जी, हम टोटल चार्ज फाइंड करते हैं गाइयन सरफेस में कि वो कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, जल्दी से डायग्राम में चलते हैं। डायग्राम में गाइयन सरफेस ये है और इसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज है या नहीं है वो हमने चेक करना है। तो यहाँ सब देख सकते हैं डायग्राम में भी कि जो सारे का सारा चार्ज है वो यहाँ पे इस वाले स्फीयर के आउटसाइड हमने सेपरेट किया हुआ है, अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो गाइयन सरफेस के इनसाइड चार्ज है वो 0 है। तो यहाँ पे इसको लिख भी देते हैं कि इनसाइड गाइयन सरफेस द अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 0। तो चलिए फर्स्ट स्टेप भी हो गया हमारा, सेकंड स्टेप भी हो गया। अब चलते हैं थर्ड स्टेप पे। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट फ्लक्स फाई बाय यूजिंग द फार्मूला। तो यहाँ पे हमने जी लिख दिया फ्लक्स, उसका फार्मूला क्या होता है E डॉट A, ठीक है। फिर चलते हैं स्टेप नंबर 4 पे, और स्टेप नंबर 4 क्या था, फाइनली हमने अप्लाई कर देना है गॉसेस लॉ को। और गॉसेस लॉ का फार्मूला क्या होता है जी, फाई E इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जब हमारे सारे स्टेप कंप्लीट हो गए, करते हैं हम कैलकुलेशन। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 2 और 3 ये दोनों फ्लक्स को बता रही हैं, फाई को बता रही हैं। तो हम कह सकते हैं E डॉट A इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए जो चार्ज हमने लिया इनसाइड दी गाइयन सरफेस वो चूँकि 0 था, इसलिए यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा और E डॉट A फाइंड हो जाएगा कि E डॉट A जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। चार्ज मौजूद नहीं है, चार्ज मौजूद नहीं है, दैट मीन्स कि फ्लक्स जो है वो 0 है। एज इट इज़ रिजल्ट क्या आया कि जो डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का वो है 0 के बराबर। तो हमारा एक्चुअली काम क्या है जी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ से इस फार्मूले से हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कितनी होती है। अब यहाँ पे देखें
जो हमारे पास रिलेशन है वो है E डॉट ए इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको खोल के लिखें तो खोल के इसको लिखा जा सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, साथ में कॉज ऑफ एंगल बिटवीन ई एंड ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें 3 चीज़ों पे ये प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड कर रहा है और उसका आंसर आ रहा है 0। जब भी कोई प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है दैट मीन्स इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ जो है वो ज़रूर हो, 0 जो है वो ज़रूर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि या तो cos थीटा 0 है, यानी कि एंगल को ऐसा हम ले रहे हैं जिस पे cos थीटा जो है वो 0 आ रहा है। अगर थीटा 90 हो या एंगल जो है वो 270 का हो तब cos थीटा जो है वो 0 हो सकता है, या हम एरिया 0 ले रहे हैं, या यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो 0 है। सबसे पहले हम एंगल को डिस्कस करते हैं। तो एंगल के लिए देखें क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की लाइन जो ड्रॉ करते हैं। हमें पता है वो पॉजिटिव से बाहर जाती हैं और फ़र्ज़ कर लें इस पैच पे हम जो है वो फ्लक्स फाइंड करने जा रहे हैं। तो इस पैच पे जो आपके पास इलेक्ट्रिक जो एरिया वेक्टर होता है वो भी यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो नॉर्मल टू दी सरफेस ड्रॉ किया जाता है। ये हमारे पास एरिया है और ये हमारे पास है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्लियरली हम देख सकते हैं यहाँ से कि जो एंगल है बिटवीन ए एंड ए वो क्या बन रहा है, 0 का बन रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे एंगल 90 का नहीं है या 270 का नहीं है। दैट मीन्स cos थीटा जो है वो तो 0 नहीं हो सकता। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि आया कि क्या एरिया 0 है। तो एरिया के लिए देखिए हमने गार्डियन सरफेस ली है जो कि एक स्फीयर की फॉर्म में है और वो आपको नज़र भी आ रहा है, दिख भी रहा है कि सरफेस मौजूद है। दैट मीन्स एरिया तो 0 हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है थर्ड चीज़ ही हो सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सरफेस 0 हो। तो यहाँ से हम देख भी सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो यहाँ से रेडली आउटवर्ड जा रही हैं, यहाँ से शुरू हो रही हैं बाहर की तरफ जा रही हैं, यहाँ से शुरू हो रही हैं बाहर की तरफ जा रही हैं। कोई भी फील्ड लाइंस इनसाइड दी होलो चार्ज स्फीयर मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर वो इक्वल टू 0 होगी। तो इसी कंक्लूजन को हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि यहाँ पे जो cos थीटा है वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि थीटा जो है वो ना तो 90 है ना ही 270, बल्कि थीटा क्या है यहाँ पे 0 डिग्री है। और दूसरी बात कि एरिया जो है वो 0 नहीं है। इसका मतलब जो रिज़ल्ट बना हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ ये निकला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इनसाइड द स्फीयर वो 0 के बराबर है। रिजल्ट पे क्या है कि क्या रिज़ल्ट हमारे पास आता है। तो रिज़ल्ट को डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो होलो चार्ज स्फीयर होता है उसके अंदर ना तो कोई चार्ज मौजूद है ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मौजूद है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी ऑपरेटर्स जो कि सेंसिटिव ऑपरेटर्स हो उसको अगर हम मेटल इनक्लोजन के अंदर रखें तो वो क्या हो जाता है, शील्डेड हो जाता है फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड्स। एनी ऑपरेटर्स प्लेस्ड विद इन मेटल enclosure is shielded from the electric fields। कोई भी ऑपरेटर्स इलेक्ट्रॉनिक का ऑपरेटर्स हम ले लें, ठीक है, तो उसको अगर चार्ज स्फीयर के अंदर रखा जाए तो क्या हो जाता है, बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड हो जाता है, महफूज हो जाता है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टू एलिमिनेट स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफेरेंस सर्किट्स ऑफ सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस सच एज टेलीविजन एंड कंप्यूटर्स आर ओपन इनक्लोज्ड विद इन मेटल बॉक्सेस। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज़ है। तो होप सो आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई चीज़ मिस हो तो काइंडली मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और पिछली वीडियोस के लिए जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।